Hi guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 13 in Hindi. We are going to start with the other topics after your company audit portion. So before starting with Karo, first let us complete the other essays and then we will go to Karo. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमारे बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग कारो 2016 डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टडी कारो 2020. ठीक है, तो अभी तक आपका कंपनी ऑडिट कंप्लीट हो चुका है. अब हमारे जो है ये आपका स्टैंडर्ड नंबर 299 है, दैट इज़ योर जॉइंट ऑडिट. ठीक है, तो ये आपका है ऐसे 299. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है एंड ईजी भी है, तो आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ने में. सो जॉइंट ऑडिट. अब देखो जॉइंट ऑडिट का क्या मतलब हुआ. जॉइंट ऑडिट का ये मतलब हुआ कि दो लोग एक साथ मिलके ऑडिट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, जॉइंट ऑडिट. ठीक है, अब मैम एक फर्म है, उसमें 10 लोग हैं, वो लोग भी तो मिलके ऑडिट कर रहे हैं, तो वो जॉइंट ऑडिट नहीं हुआ बिकॉज वो एक ऑडिट फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कुछ भी अगर होता है, कुछ भी आपको व्यूज़ देने हैं, ओपिनियन देना है, वो सारा का सारा किसके नाम पे होगा, फर्म के नाम पे होगा. तो या तो दो फर्म्स या फिर दो इंडिविजुअल्स, जब मिलकर दो अलग अलग पार्टी हैं, वो उन दोनों का वैसे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऑडिट करते टाइम एक दूसरे के साथ है. ठीक है, तो ये जो आपकी प्रैक्टिस है ये कहाँ होती है जॉइंट ऑडिट की, ये वहाँ होती है जहाँ पे जो आपका ऑडिट का साइज़ है, फर्म का साइज़ है, वो बेसिकली बहुत बड़ा होता है एंड यू हैव टू चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर डूइंग ऑडिट. तो वहाँ पे क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं एंड ये दोनों क्या बन जाते हैं, साथ निभाना साथिया. ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, एक से भले दो, दो से भले चार, तो एक से भले दो है यहाँ एंड ये दोनों क्या बन जाते हैं, ये दोनों यहाँ साथिया बन जाते हैं. So the practice of appointing chartered accountants as joint auditors is quite widespread in big companies and corporations. So joint audit basically implies pooling together the resources and expertise of more than one firm of auditors to render an expert job in a given time period, which may be difficult to accomplish acting individually. It essentially involves sharing of total work. This is by itself a great advantage. ये लोग क्या करते हैं, काम बांट लेते हैं एंड ये बेसिकली वहाँ होता है जहाँ बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वहाँ होता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, जो एक्सपर्टीज़ होता है, लाइक दो फर्म्स हैं, वो दो फर्म्स में मिल कर के क्या बन गए, वो दो अलग अलग फर्म्स हैं, ऑडिटर हैं वो. ठीक है, आपको पता ही है ऑडिट फर्म भी ऑडिटर होती है. तो वो दोनों फर्म्स मिलकर क्या कर रही हैं, ऑडिट फर्म्स वो दोनों मिलकर एक कंपनी का ऑडिट कर रही हैं. तो उससे जो भी एक्सपर्टीज़ एक फर्म का होगा एंड जो भी एक्सपर्टीज़ दूसरी फर्म का होगा, वो दोनों की दोनों एक्सपर्टीज़ जो है फर्म के, वो बाहर आ पाएंगे एंड उससे एक दूसरे की हेल्प हो पाएगी. ठीक है, तो इन स्पेसिफिक टर्म्स द एडवांटेजेस दैट फ्लो में बी द फॉलोइंग. तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं जो उन्होंने बताए. देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है. तो एक तो एक्सपर्टीज़ होता है. अब असाइड फ्रॉम ऑडिट, सपोज़ आप एक टीम में काम कर रहे हो, अब दो लोग पार्टनर्स हो, आप एक कंपटीशन हो रहा है. ठीक है, सपोज़ कुकिंग का कंपटीशन हो रहा है, खाना बनाने का कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें एक को पराठे अच्छे से आते हैं, एक को सब्ज़ी बनाना अच्छे से आती है, तो दोनों की क्या हो रही है, एक्सपर्टीज शेयर हो रही है, तो आपका खाना सबसे अच्छा बनेगा. बट जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, सपोज उसमें दो लोग हैं जिसमें दोनों को ही रोटी बनाना तो अच्छे से आती है लेकिन सब्ज़ी बनाना ठीक से नहीं आती, तो फिर क्या होगा, उन लोग का खाना आपसे कम अच्छा बनेगा बिकॉज उसमें कुछ भी एक्सपर्टीज़ जो है वो उन दोनों का सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं कि वो शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है ना, जब जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हो सकती हूँ उस चीज़ में आप ना हो, तो अगर मैं आपके साथ में होंगी किसी चीज़ में तो हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे. तो इसलिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है एक्सपर्टीज़ का, वो क्या होता है. अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये छपरी एग्जाम्पल था, इसको प्लीज़ एग्ज़ाम में कोट मत करना, आपको स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल्स ही कोट करने हैं. ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ जो इसका एग्जाम्पल है वो भी बता दूंगी, सो दैट इफ़ यू वांट टू कोट यू कैन कोट. ठीक है, तो मैं आपको
या फिर आप खुद गूगल कर लेना रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए। कुछ भी ऐसा आप इमेजिनरी भी अगर कर रहे हो तो प्लीज़ स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल ही कोट करके आना। तो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज़ होता है एंड एडवांटेज होता है म्यूचुअल कंसल्टेशन का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, यू ऑलरेडी नो कि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं वो लोग जो आपके कंपनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ क्लैरिटी नहीं होती है एंड हमें डिसीजन तो लेना है। तो अगर एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना तो क्या होता है, कंसल्टेशन लेना बहुत इजी हो जाता है। तो म्यूचुअली आप लोग कुछ भी डिसीजन पे पहुंच सकते हो। तो आपको यहाँ एडवांटेज मिल जाता है म्यूचुअल कंसल्टेशन का। अब लोअर वर्कलोड, वाई इज़ इट लोअर वर्कलोड? बिकॉज एकता में बल है। तो क्या होता है, जैसे आप लोगों ने वो स्टोरी भी सुनी है कि जो है आपको एक बंच दिया जाए लकड़ी का, तो वो जो लकड़ी है उस बंच को अगर आप तोड़ोगे तो वो बंच आपसे नहीं टूटेगा। बट एक एक लकड़ी अगर सबको दी जाए तो सब लोग उसको ईज़िली तोड़ लेंगे। हालांकि उस स्टोरी का ये मॉरल था कि एकता में शक्ति है। लेकिन हमारी स्टोरी का क्या मॉरल है? हमारी स्टोरी का ये मॉरल है कि अगर हम एक ही काम को लोगों में बांट देते हैं तो दोनों ही, या फिर कह सकते हैं सारे ही लोग जिस जिसको काम बढ़ता है वो थोड़ा थोड़ा काम अच्छे से कर सकते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी वर्कलोड के, या फिर कह सकते हैं कि उनका वर्कलोड कम हो जाता है। तो वही है कि अगर एक इंसान को आपने पूरा का पूरा बंच दे दिया, दैट मीन्स पूरा का पूरा ऑडिट दे दिया, एक ही फर्म को पूरा ऑडिट दे दिया, तो उसको वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। बट इन प्लेस ऑफ वन फर्म अगर आपने जॉइंट ऑडिट किया तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो दोनों का ही प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, राइट? तो वर्कलोड कम हो जाएगा। फिर इसके बाद में बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है। एक तो एक्सपर्टीज़ के साथ में काम होता है। फिर कोई काम आपको, जब आपका वर्कलोड भी कम है तो फिर क्या आती है उसमें, आपकी इफ़ेक्टिवनेस भी आती है और एफिशिएंसी भी आती है ना? जैसे आपको बोला जाता है, आपकी मम्मा बोलती हैं कि कोई भी काम करने को आपका मन नहीं है तो उस काम में आपको ना तो करने में मज़ा आएगा और ना ही जब वो काम हो चुकेगा तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। लेकिन इन प्लेस ऑफ दैट अगर आप कोई काम बहुत मन से कर रहे हो तो फिर वो आपको भी अच्छा लगेगा करने में एंड काम भी बहुत अच्छा होगा। तो यही है कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है कि क्या प्रेशर है एंड क्या स्टेट ऑफ माइंड है किसी भी इंडिविजुअल का। इम्प्रूव्ड सर्विस मिलती है इस वजह से क्लाइंट को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी टेकन ओवर इन अ टेक ओवर ऑफ एन ऑब्जेक्टेड। अब ये पॉइंट जो है ये आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है, तो इस पॉइंट के लिए ना हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो पहले तो मैं आप लोगों को क्या करती हूँ ना कि जो भी वर्ड्स हैं हमारे, इसके मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ। फिर इसके बाद भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एंड प्लीज़ ये मीनिंग्स ज़्यादा आप इंटेलिजेंट मत समझना खुद को, लिख लेना पेंसिल से सो दैट आपको पढ़ते टाइम इसको ईजी रहे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मूव, ओके। टेकन ओवर का मतलब होता है हावी हो जाना एंड टेक ओवर का मतलब होता है टेकिंग कंट्रोल ऑफ, और आप कह सकते हो डोमिनेटिंग पार्टी, ठीक है? तो हावी हो जाना, डोमिनेटिंग पार्टी, मूव एंड ऑब्विएट मतलब होता है कोई भी डिफ़िकल्टी को रिमूव कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मतलब मूव ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी टेकन ओवर, हावी हो जाना इन अ टेक ओवर ऑफ एन ऑब्विएटेड। तो अब क्या होता है ना, जैसे कि कोई जो डोमिनेटिंग पार्टी है, ठीक है, उसने क्या किया, वो हावी हो गई ऑडिटर पे एंड उसने अपनी जो अकॉर्डिंग है वो ऑडिटर को उसने मैनिपुलेट कर दिया, ऑडिटर को, या फिर उसने उस पर प्रेशर बना दिया। सपोज़ एक ऑडिटर पे उसने प्रेशर बना दिया जो डोमिनेटिंग पार्टी है, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क तो इफेक्ट होगा ही, ओपिनियन भी गलत आएगा ही एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड। तो अगर वहाँ पे दो पार्टीज़ हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हो। मूव ऑफ द ऑडिटर जो होगा वो उसी के साथ होगा जो सच होना चाहिए, जो सही में होना चाहिए। इट विल नॉट हैपन कि कोई आके ऑडिटर को डोमिनेट कर रहा है। तो वही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑडिटर टेकन ओवर इन अ टेक ओवर ऑफ एन ऑब्विएटेड। मतलब ये जो है ये डिफ़िकल्टी रिमूव हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव जो है ऑडिटर का
वो वही होता है जो होना चाहिए, वो कोई भी उसको डोमिनेट नहीं कर सकता ऑडिटर के मूव को। दैट मीन्स ऑडिटर की जो भी आप कह सकते हो मूव मतलब यहाँ की चाल। और हम चाल किस में चलते हैं नॉट ओनली इन चेस, बट हम जो भी मतलब ऑडिट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड बहुत बड़ा काम भी है। तो आपको एक एक जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से लेना होता है। तो हेयर मूव मीन्स स्टेप, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव और स्टेप। तो ये किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बिकॉज एक ही पार्टी को तो आप डोमिनेट कर लोगे, दो दो पार्टी को कैसे डोमिनेट कर लोगे। तो जहाँ जॉइंट ऑडिट होता है वहाँ दो पार्टीज होती हैं, सो दैट इज़ वाई ये कोई भी आपको ऐसे हावी नहीं हो सकता ऑडिटर पे, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। Now, in respect of multinational companies, that means your MNCs, the work can be spread using the expertise of the local firms, which are in a better position to deal with detailed work and the local laws and regulations. अब इन्होंने बोला है MNCs में क्या होता है कि जो वर्क है ना वो लोकल फर्म्स का एक्सपर्टीज़ लेके हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि बिकॉज लोकल फर्म्स का एक्सपर्टीज़ हम लेते हैं तो उनके पास में क्या होता है, डिटेल्ड वर्क होता है। वो मतलब एक डिटेल्ड वर्क के साथ में काम कर सकती हैं जो लोकल फर्म्स हैं एंड द लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि लोकल फर्म्स को पता होता है कि क्या यहाँ की जो पोजीशन है एंड क्या यहाँ के लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसलिए एमएनसीज क्या करती हैं, ये जो है अपना काम किस में स्प्रेड कर देती है, लोकल फर्म्स में स्प्रेड कर देती हैं एमएनसीज। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है कि लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट लोअर हो जाती है। वाई, बिकॉज आपको स्टाफ रिक्वायरमेंट कम हो जाती है जब जॉइंट ऑडिट होता है। तो स्टाफ रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी कम हो जाती है बिकॉज आपके पास में एक्सपर्टीज़ लेवल बढ़ जाता है, या यू कैन से लोग बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको अपना स्टाफ इतना मेंटेन करने की नीड नहीं होती है एंड साथ में आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। बिकॉज अगर आप अकेले ही वो काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको सारी रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, या फिर यू रिसोर्सेज ही करेक्ट वर्ड रहेगा, बट हो सकता है कि जो आपके साथ में है जॉइंट ऑडिट जो कर रहा है उसके पास में हो वो रिसोर्सेज, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट भी जो है कैरी आउट करने के लिए वो काम वो कम हो जाती है। फिर इसके बाद में एक हेल्थी कंपटीशन आता है टुवर्ड्स अ बेटर परफॉर्मेंस। आप लोग कोशिश करते हो कि हम अपना बेस्ट दें। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पैसा, जो पैसा मिलता है, क्यों पैसा पैसा करती है, ये वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है। तो पैसे पे तो सभी मरते हैं, तो फीस बीइंग शेयर्ड। अब देखो काम करना तो किसी को पसंद नहीं है, बट पैसे मिलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो वही है कि लाइक आप अगर आर्टिकलशिप भी कर रहे होगे तो भी ऑल दो आपकी स्टाइपेंड बहुत कम होगी, स्टिल एक होता है ना कि हमारी मेहनत का मिला है हमें। तो वही चीज़ है कि अगर उसमें से भी आपको कोई बोले कि मुझे शेयर करना है तो फिर आपको कैसा लगेगा। बट जॉइंट ऑडिट में तो फ़ीस तो अच्छी खासी होती है लेकिन शेयर करनी पड़ती है वो, बिकॉज दो लोगों ने काम किया है तो फीस तो शेयर ही होगी, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है वेयर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएटेड इन द जॉइंट ऑडिट। अब देखो, अब दो लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं ओपिनियंस मैच करी जाए। तो जहाँ डिफरेंट स्टैंडिंग होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है। जनरल सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सम ऑडिटर्स। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं एंड उन्हें ये लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ एंड मेरे अलावा कोई और कुछ है ही नहीं। इसी तरह से अगर कुछ लोग आपके साथ में, आप खुद सोचो अपनी जगह रखो, एक ऑडिटर हो आप एंड आपके साथ में एक दूसरा ऑडिटर है जो इस थिंकिंग के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपके साथ आ रहा है कि जो भी हूँ मैं ही मैं हूँ एंड मेरे से सब लोग यू नो कम समझदार हैं एंड मैं सुपीरियर हूँ एंड बाकी सारे लोग मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं। तो आपको कैसा फील होगा उसके साथ काम करने में। अगर आप में भी उतना ही एटीट्यूड होगा उसी लेवल का तो फिर आप लोगों क्या साथ में आप काम करोगे। तो वही है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हर कोई समझता है कि मैं इससे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं क्यों उसकी बात सुनूँ। फिर इसके बाद में इसी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एरियाज ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग निगलेक्टेड। अब लाइक ये होता है कि सपोज़ आपके जो टीचर है उसने कुछ काम तो बांट दिए, कुछ काम उन्होंने बोला कॉमन है जो कोई भी कर लो। अब वो काम करने को कोई रेडी ही नहीं है,
तो जो भी कॉमन वर्क होता है वो कहते हैं मैं क्यों करूँ, दूसरा भी कहता है मैं क्यों करूँ, एंड वो काम क्या हो सकता है, निगलेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद में अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी फॉर द वर्क डन। अब देखो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, कोई भी अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। अब काम है, जॉइंट ऑडिट हो रहा है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों ही है, दैट मीन्स रिप्रेजेंट तो वो दोनों को कर रहा है, लेकिन इसकी लायबिलिटी कोई एक जना नहीं भरना चाहता है। तो अनसर्टेनिटी रहती है लायबिलिटी की, मतलब कुछ भी अगर वो रहता है तो कौन इसकी लायबिलिटी लेगा, तो इस चीज़ की बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। अब इन्होंने जो है आइस इंस्टीट्यूट ने आपके ऐसे 299 रिवाइज्ड भी इशू कर दिया है, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच लेज डाउन द प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स of the auditor. This standard deals with special consideration and carried out audit by joint auditors. अब देखो ये इंस्टीट्यूट जो है ना, इसने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी आपकी जॉइंट ऑडिट में कर दी हैं। तो उन्होंने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या कर दी हैं, जो इंगेजमेंट पार्टनर है एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द इंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग द ऑडिट। अब इन्होंने ये बोला है कि जैसे सपोज फर्म ए है एंड फर्म बी है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जॉइंट ऑडिटर है। तो जब भी प्लानिंग चल रही होगी ऑडिट की, तो एक तो इनके इंगेजमेंट पार्टनर खुद, और साथ ही में जो की मैनेजरल पर्सनल हैं दोनों ही फर्म्स के, दैट मीन्स जो हायर लेवल के लोग हैं, वो सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए ऑडिट की प्लानिंग के टाइम पे। ऐसा नहीं हो कि दोनों में से कोई एक ही हेड है, मतलब दोनों फर्म्स में से किसी एक ही फर्म का हेड है एंड वही सारे डिसीजंस लिए जा रहा है, वही सारी प्लानिंग किए जा रहा है। इट शुड नॉट हैपन। फिर सेकेंड पॉइंट इंस्टीट्यूट ने बोला है द जॉइंट ऑडिटर्स शुड जॉइंटली एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी विच सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एंड ऑल्सो गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, इनको साथ में मिल के क्या करना चाहिए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए, स्टैब्लिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या डिसाइड होगा, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑडिट का, और साथ में इन्हें गाइड करना चाहिए कि हमारा जो ऑडिट प्लान है वो फर्दर डेवलप कैसे होगा। ठीक है, तो ये सब आपके देखो वही पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे जो आप लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़े थे। तो सारे ही चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो किसी भी चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर्स शुड डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान। इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान जॉइंट ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज एंड कॉमन ऑडिट एरियाज। अब इन्होंने बोला है कि इन्होंने प्लानिंग कर ली, स्ट्रैटेजी बना ली, डेवलप भी कर लिया प्लान को। अब जब कमेंसमेंट होगा ऑडिट का, मतलब जब ऑडिट शुरू होगा, तो इन्हें क्या करना चाहिए, एक जॉइंट ऑडिट प्लान ड्राफ्ट करना चाहिए। उस जॉइंट ऑडिट प्लान में इनको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या हमारे ऑडिट एरियाज़ हैं एंड क्या हमारे मतलब इंडिविजुअल ऑडिट एरियाज़ हैं एंड क्या कॉमन ऑडिट एरियाज़ हैं। साथ में इनको रिपोर्टिंग क्या देनी है उसके ऑब्जेक्टिव्स भी इन्हें पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में इन्हें कंसीडर करना चाहिए एंड कम्युनिकेट करना चाहिए सारे ही सारे जॉइंट ऑडिटर्स के साथ में कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, इंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को हमें कैसे डायरेक्शन देनी है, ये चीज़ भी सब लिखी होनी चाहिए। एंड कंसीडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और सिमिलर इंगेजमेंट्स परफॉर्म्ड अर्लियर। अब देखो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो ऑडिट से पहले भी होती हैं, तो उनका कैसे आपको यूज़ लेना है ये भी आपके जॉइंट ऑडिट प्लान में लिखा हुआ होना चाहिए। सर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू अकम्प्लिश द एंगेजमेंट। और आपको ये तीनों चीज़ें भी सर्टेन करनी है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है अपने ऑडिट को अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। फिर उन्होंने बोला है ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स शुड कंसीडर एंड असिस्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट टू जॉइंट ऑडिटर्स। तो ये देखो आप देख रहे होगे पूरा प्रोसेस चल रहा है ऑडिट का। तो जॉइंट ऑडिटर्स को क्या कंसीडर एंड असिस्ट करना चाहिए, रिस्क क्या है, और एक दूसरे से उसके बारे में बात करनी चाहिए। फिर द जॉइंट ऑडिटर शुड डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर and the joint auditor should obtain common engagement letter and a common management representation letter, and the work allocation document should be signed by all the joint auditors and communicated to TCWG। देखो पूरा का पूरा ना यहाँ से प्रोसेस चल रहा है, प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज। मैं आपको बताती हूँ आप कैसे करो। सबसे पहले हुई प्लानिंग,
इन्वॉल्व्ड होना चाहिए उन्हें प्लानिंग है। प्लानिंग के लिए हमें क्या बनानी होती है, पहले तो स्ट्रैटेजी, फिर उसके बाद में हमें प्लान। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके यही हो गए। फिर इन्होंने ये बोला है कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। आप यहाँ लिख लो, थर्ड पॉइंट का मतलब है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना है। फिर उसके बाद में ऑडिट आपने स्टार्ट कर लिया, अब आप एक चीज़ तो भूल ही गए। आपने क्या भूल गए आप, रिस्क वाला पॉइंट। तो देखो ये आपका चैप्टर नंबर 1 था। फिर इसके बाद में चैप्टर नंबर 1 तो अच्छा ये है। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 2, ये सब चीज़ें आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 4 आपका क्या था, रिस्क वाला। फिर चैप्टर नंबर 4 हो गया। फिर उसके बाद में आपको और भी क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट का, ऑडिट प्रोसीजर्स का। ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 में ही आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करना है, एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी आपको करना है। ये अब आपका जो ऑडिट है वो जब एंड हो जाएगा तो आपको एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेना है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है। एंगेजमेंट लेटर बेसिकली क्या होता है, एंगेजमेंट लेटर का मुझे कॉमन सेक्शन में बताओ, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रखा है। फिर उसके बाद में द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेटेड टू TCWG। अब इसके बाद में जब आपने वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट को साइन कर लिया तो फिर आप मतलब वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट ये हो गया कि किसको क्या काम करना है। तो ये सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स साइन करेंगे एंड हम इसके बारे में किसको बताएंगे, TCWG को। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से जो है ये पॉइंट्स हैं सारे। उन्होंने जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक चीज़ और स्टेट करी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट होल्डर्स ईच joint holder shall be responsible only for the work allocated to such auditor including proper execution of audit procedures। अब इन्होंने ये बोला है कि जॉइंट ऑडिटर्स के हिस्से में जो जो काम आया है वो सिर्फ अपने काम को ही रिप्रेजेंट करेंगे एंड बस इस बात का ध्यान देना है कि वो सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करें अपने काम में। ऑन द अदर हैंड ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब इन्होंने यहाँ से बोला है कि जो काम डिवाइड नहीं हुआ है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सारे के सारे जॉइंट होल्डर्स। तो जो द ऑडिट वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट होल्डर्स एंड इज कैरी फॉरवर्ड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, decisions taken by all the joint auditors under audit planning in respect of common audit areas। अब यहाँ से बात हो रही है कॉमन ऑडिट एरिया। ऊपर तक इन्होंने बोला था कि वर्क एलोकेशन हो गया तो वहाँ तक तो वो अपने काम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन जो कॉमन ऑडिट एरियाज हैं उसमें क्या, जो भी डिसीजंस हुए हैं उसको सब रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी वर्क डन हुआ है उसको सब रिप्रेजेंट करेंगे। नो मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन सच मैटर्स। अब जो भी नोटिस में अगर किसी एक की भी आ रहा है कोई भी चीज़ उस कॉमन ऑडिट एरिया की, तो वो सबको पता होना चाहिए। एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द AFRF, और इंश्योरिंग कि ऑडिट प्रोसीजर जो है, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कंप्लाई कर रहा है यानी रेलिवेंट स्टैट्यूट को। तो ये 3 बातों का भी आपको ध्यान देना है। और ये आपकी किसके लिए हो गई 3 बातें, कॉमन ऑडिट एरियाज, और ये 3 बातें जनरल हो गई। ठीक है, कंप्लाई विद द स्टैट्यूट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, और साथ में एप्लीकेबल एसेज एंड अदर रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट। तो in case a joint auditor comes across matters which are relevant in areas of responsibility of other joint auditors and which deserve their attention or which require disclosure or require discussion with or application of judgment by other joint auditors, such joint auditor shall communicate the same to all the other joint auditors in writing prior to the completion of the audit। अब इन्होंने बोला है कि कोई अगर मैटर जो है वो जॉइंट ऑडिट कर कोई भी जॉइंट ऑडिटर के नॉलेज में आता है तो उसको सबको डिस्कस करना चाहिए कंप्लीशन ऑफ ऑडिट से पहले। अगर उसको कोई नोटिस आता है तो उसको सबको डिस्कस करके एंड फिर उसको उसके बारे में लिख देना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में। इट मे बी नोटेड दैट द जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, यानी एक ही ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है। हाउएवर वेयर द जॉइंट ऑडिटर्स डिसएग्रीमेंट में है, अगर वो कोई भी ओपिनियन के बारे में, तो वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी दे सकते हैं। तो in such circumstances, the auditor's report issued by joint auditor shall make a reference to each or others audit reports। तो आप ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट की बुक से अपना इसे 299 पढ़ लेना, जिससे आपको फर्दर नॉलेज हो जाए। जिन बच्चों को ये पैरा समझ में नहीं आया तो देखो बच्चों इसमें कोई नहीं है, यहाँ तक तो उन्होंने प्रोसेस ऑफ ऑडिट बताया। फिर यहाँ उन्होंने ये बताया है कि कॉमन ऑडिट एरियाज जो डिवाइड नहीं हुए थे उसमें क्या करना है,
तो जो नहीं हुआ है वो सब जॉइंट ऑडिटर्स रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिसीजंस होंगे वो सब करेंगे। एंड मैटर्स जो हैं वो अगर एक ही नोटिस में आए हैं तो वो सबको पता होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला है कि जॉइंट ऑडिटर्स को ये भी एश्योर करना है कि क्या उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एग्जामिनिंग है वो कंप्लाई कर रहा है जो भी रिक्वायरमेंट्स थी स्टैट्यूट की, जो भी रिक्वायरमेंट थी लॉ की, जिस तरह से आपने एग्जामिनेशन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फिर इन्होंने एक और चीज़ बोली है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो आपकी कंपनी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और आपको ये चीज़ भी इंश्योर करनी है कि जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है जो आपने बनाई है वो कंप्लाई कर रही है रेलिवेंट स्टैट्यूट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और साथ ही में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और जो भी अदर रेलिवेंट